आप डिफरेंट हो और काफिर डिफरेंट है। हमारे ही बहुत सारे नेताओं ने कहा कि वो 100 बार जन्म भी लें तब भी 370 नहीं हटा सकते। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। और ये सोची समझी साजिश के साथ पाकिस्तान ने करवाया। किसी न किसी निहत्थे को हिट करेंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो। पूरे देश को शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए। पुलिस ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आती है और ये एक कोवर्ट वॉर है। 317 हटने से आज कश्मीरी फील करता है कि मैं भी भारत का बराबर का हिस्सेदार हूं। This video is powered by Smart. हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद साक्षी। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो डॉक्टर एसपी वैद जी हैं एंड ही हैज सर्व्ड एज द फॉर्मर डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस द टाइम एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। नमस्कार। So before we get started, we'd just like to ask you, how is the retirement life treating you? Very well. I never thought retirement life would be so pleasant, enjoyable, because the whole service for 35 years was very hectic, busy, full of tension, problems, which I am now free from that. And I am able to devote time in my puja, in my physical looking after my health, physical body, family, children. So everything is very nice. So that's so wonderful to hear. जितना भगवान का शुक्रिया करें उतना कम। सर, हम भी अपनी ओर से और अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने अपनी पूरी लाइफ हमारी सुरक्षा में डेडिकेट की, स्पेशली जब 1990 का किस्सा हुआ तब आप वहाँ बड़गाम में एडिशनल एसपी पोस्टेड थे। तो सर उस समय क्या सिचुएशन थी? क्योंकि अभी मूवीज आई हैं जैसे बस्तर आई हैं एंड देन सर देयर वाज केरला स्टोरी एंड देयर वाज द कश्मीर फाइल्स एंड एक बहुत बड़ा कबाल है, एक तबका है जो इसे प्रोपोगेंडा बोलता है। बट सर यू हैव बीन इन द लाइन ऑफ सर्विस एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो सर उन प्रोपोगेंडा कहलाने वाले जीवियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहूंगा कि इसमें देखिए क्या सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। पिक्चर 2-2.5 घंटे 3 घंटे की होती है, उसमें आप सब कुछ नहीं दिखा सकते, उसकी टाइम कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है। लेकिन काफी कुछ उस पे रिसर्च करने के बाद, लोगों के हजारों लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद उसमें से कुछ लेकर उसको पिक्चराइज किया गया है। अब वो हो सकता है वो एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन जो दर्द है, जो तकलीफ है उस कम्युनिटी की जिसको बेघर कर दिया गया, वो बिल्कुल सही दिखाया है। और अपने देश में उनको बेघर कर दिया, वो जिनोसाइड उनका साथ किया गया और ये सोची समझी साजिश के साथ पाकिस्तान ने करवाया। करने वाले कुछ लोग होंगे, हैंडफुल लोग जो जिनके पास हथियार थे, लेकिन हम सब की गलती ये है कि जो वहाँ वास्ट मेजॉरिटी है वो दिल के अच्छे लोग होंगे, लेकिन उन्होंने आवाज इसके खिलाफ उठानी चाहिए थी, वो नहीं किसी ने भी उठाई। मे बी गन का डर था, मे बी कोई भी वजह हो सकती, बट जो हुआ उसको डिफेंड नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं डिफेंड कर सकता। और जो उस कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ हुआ, मैं समझता हूँ पूरे देश को शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि क्या हम और कर सकते हैं और इनको किस तरह से दोबारा इनके जख्म ऐसे ना हो, इनको जख्मों को कैसे हम मरहम लगा सकते हैं, इनको कैसे सेटल कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सर आपने जेनोसाइड की बात की। सर जेनोसाइड को अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडित्स के रिकॉग्नाइज नहीं किया है ऑफिशियली, और जो वो फोर्स्ड एक्सोडस था, जो डिस्प्लेसमेंट थी, उसको माइग्रेशन का नाम दे दिया गया। ऐसे में रिहैबिलिटेशन क्या वाकई में पॉसिबल है?
कोई चीज अगर इरादा पक्का हो, क्या वो पॉसिबल करना मुश्किल होता है? आज 370 को हटाना क्या मुमकिन था? आज वो हकीकत है। आपको एक मजबूत इरादे की जरूरत है। आपका इरादा और इंटेंशन सही होनी चाहिए। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने 370 हटा के दिखाया। और बहुत सारे हम में से, हमारे ही बहुत सारे नेताओं ने कहा कि वो 100 बार जन्म भी लें तब भी 370 नहीं हटा सकते। करेक्ट। 10 बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए नहीं हटा सकते, लेकिन कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसके लिए पक्का इरादा होना चाहिए, सही इंटेंशन होनी चाहिए, और एक एक्शन प्लान के तहत किया जा सकता है। और मैं नहीं समझता जो मेजॉरिटी लोग हैं कश्मीर में, उनके दिल में भी कुछ ऐसी हसरत है जो उनको लगता है कि हमारे बीच मिस हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के जाने से कुछ चंद लोगों का फायदा जरूर हुआ होगा, जिनको प्रॉपर्टीज खानी थी, जिनको कब्जे करने थे, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो है वो इससे खुश ही हो जाएगी, ये मेरा मानना है। सर क्योंकि आपने वहाँ सर्व किया है एंड यू आल्सो हेडेड द स्टेट एज द कश्मीर जेके पुलिस एज द डीजीपी, तो ऑब्वियसली आप तो सिक्योरिटी मैटर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट सर ये जो टारगेट किलिंग्स अभी भी कंटिन्यू हो रही, अभी पिछले साल ही जब वहाँ पे उधमपुर के दीपू जी की जब हत्या हुई थी, हम वहीं पर थे, आधा किलोमीटर दूर थे वहां से। उससे पहले भी राहुल भट्ट जी की, अजय पंडिता जी की। सर ये जो हिंदू कम्युनिटी की जो लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, ऐसे में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक आम नागरिक के पास है, वो अभी तक पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। तो ऐसे में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कितना समय लेगा या वाकई में कैसे पॉसिबल होगा, इवन इफ द इंटेंट इज क्लियर? बिल्कुल सही सवाल है आपका। लेकिन देखिए, टाइम जरूर लगेगा। ऐसा नहीं, मैं कहता बिल्कुल टेररिज्म 100% खत्म नहीं हुआ कश्मीर से। और जब तक ये लास्ट गन रहेगी, तब तक ये खतरा हमेशा बना रहेगा। किसी ना किसी निहत्थे को हिट करेंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे लेबरर हो, आउटसाइडर, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो जो भारत माता की जय बोलता है या भारत का झंडा उठाता है, उसको मुखबिर बना दिया जाता है। या कोई पुलिस, JNK पुलिस का आदमी हो, JNK का कोई इलेक्टेड आदमी हो पंचायत का, करेक्ट। तो ऐसे लोगों को वो हिट करेंगे। बिकॉज इसके पीछे जो ताकतें हैं, वो नहीं चाहते कि कश्मीर में सब मिलकर रहें, एक अच्छा माहौल रहे जिसमें डर की चीज कोई ना हो। वो जो ये इस्लामिक रेडिकल जिहाद चला रहे हैं, उसको पूरी तरह विफल करना बहुत जरूरी है। और काफी हद तक देखिए, टेररिज्म में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, पिछले 4-5 सालों में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और फिर 370 हटा है, तो बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, लेकिन 100% कोई कहे कि टेररिज्म अभी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को एक फर्म इरादा बना के इसका एक्शन प्लान बनाना चाहिए, टाइम बाउंड बनाना चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता राइट सर। सर जब बुरहान वानी का किस्सा हुआ था, उस समय आप JNK के डीजीपी थे, तो सर उस समय आपको क्या लगता है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर में, अगर वो नहीं होती तो वो मुद्दा कैसे उसके साथ कैसे डील किया जा सकता था? एंड इस गवर्नमेंट के आने के बाद से JNK मैटर्स को, JNK की सिक्योरिटी को कितना फर्क पड़ा है? आप JNK पुलिस को और जो वहां की आर्म फोर्सेस है, have they been given the free hand to deal with the terrorist as they should? बिकॉज हमने पास में भी देखा है सर, JNK पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे, आर्म फोर्सेस के हाथ बांध दिए जाते थे। तो सर आपने दोनों वो देखी हैं देखिए, चेंजेस ऐसा है ऑफ कि सेंटर। देयर इज नो डाउट कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हालात में बेहतरी आई है। एक एक्शन प्लान के तहत टेररिज्म को डील किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको बहुत स्ट्रेंथन किया गया है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि
जो इससे पहले हुकूमतें थी, जिस तरह से आज डील किया जा रहा है, वैसा पहले क्यों नहीं किया गया? मेरा ये सवाल है। आज अगर आप टेररिज्म को सख्ती से दबा सकते हैं, आप सेपरेटिस्ट लोग जो पाकिस्तान की बात करते थे, करेक्ट सर। हर दिन हड़ताल काल देते थे, सिविल कर्फ्यू करवाते थे, स्कूलों कॉलेजों को बंद करते थे, टूरिज्म खत्म बर्बाद कर दिया था, हर घर में मौत होती थी, रोज 50 पत्थरबाजी के केस होते थे। जब बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ तो मैं स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, उसके इमीडिएटली 2 महीने बाद मुझे बनाया गया। तो मैंने देखा है हालात कितने बिगड़ गए थे, जी सर। और एक दिन में 60-60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी। सारे रास्ते उखाड़ दिए थे, उसको जो बिजली के पोल डाल दिए थे, सड़कें उखाड़ दी थी, पेड़ काट के डाल दिए थे। तो उन सब को किस तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को काट दिया था, और टेररिस्ट चूंकि फ्री जोन हो गया था पूरा, खासकर साउथ कश्मीर, वहां नंबर टेररिस्ट का एकदम स्वेल कर गया। मे बी 400-500 का कितना नंबर था किसी ने गिना नहीं, बट इतना ज्यादा नंबर बढ़ गया, शायद 1000 भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद हालात इतने खराब हो गए थे कि फोर्सेस, आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बैरक्स में रहती थी, ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि जहां जिधर भी जाते थे पत्थरबाजी होती थी, फिर उनको गोली चलानी पड़ती थी, गोली चलाते थे तो सिविलियन कैजुअलिटीज होती थी। तो एक बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन थी। तो हमने एक पूरी सोची समझी प्लान के तहत इस सिचुएशन से डील किया, और आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन ऑल आउट, अगर आपने नाम सुना जी सर। होगा, वो आर्मी, पुलिस और JNK पुलिस और फोर्स CAPF ने मिलकर उसको स्टार्ट किया, और उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक लिस्ट ड्रॉ की गई, टॉप कमांडर से ऊपर से लेकर, करेक्ट। और उनको टारगेट किया गया। और उस तरह से आपने देखा पिछले 5-7 सालों में किस तरह से इनका सफाया किया गया, और आज जो हालात बेहतरी की तरफ है, ये उसी का नतीजा है। और आप देखिए आज टेररिस्ट का नंबर 2 डिजिट में आ गया है। राइट सर। तो नंबर, रिक्रूटमेंट बिल्कुल कम हो गई है। मैं नहीं कहता बिल्कुल 0 हो गई है, लेकिन बिल्कुल कम हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शायद 25-30 बच्चे टेररिस्ट ज्वाइन किए हैं, जो मैं मीडिया में देख रहा था। इनफिल्ट्रेशन, रजौरी पुंछ में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से वहां कैजुअलिटीज भी आर्मी की हुई और उन पर अटैक भी हुए। वो एक चिंता का विषय है। लेकिन ओवरऑल अगर स्टेट का देखा जाए तो इन्फिल्ट्रेशन लेवल कम हुआ है। जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स करने वाले थे वो सभी जेल में हैं। जो ड्रग्स से डील करते थे वो जेल में है। जो हवाला ट्रांजैक्शन करते थे वो जेल में है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है, NIA, SIA, CBI, इनकम टैक्स, इन्होंने भी अपना शिकंजा कसा है। तो उसका नतीजा है, अगर ये आज की गवर्नमेंट कर सकती है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था, मेरा ये सवाल है। तो हम लोगों को एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो चीज आज 2014 में गवर्नमेंट आने के बाद कर सकती थी, ये पहले वाली गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती थी। करेक्ट सर, जैसा आपने कहा कि ये तो एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। आम जनता भी इसके सवाल कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है और जानना चाहती है कि ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद कि इतने सख्त कदम, ठोस कदम सरकार उठा पाई। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि JNK पुलिस को क्या उस पीक टाइम पे, जब टेररिज्म का पीक टाइम था, क्या आप लोगों को फ्री हैंड दिया गया था स्टेट की तरफ से? और अगर नहीं, तो अगर दिया जाता तो सिचुएशन क्या होती JNK की? ये ऐसा है, शुरू में 89, 88 में जब ये टेररिज्म स्टार्ट किया तो उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। जी। आपको याद होगा
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जी थी, सर। और उसके बाद 1990 में उनकी गवर्नमेंट को 1990 में आई थिंक 19 जनवरी को डिसमिस किया गया, जब वो कश्मीरी पंडितों का एग्जोडस हुआ। उसके बाद गवर्नर रूल रहा 4-5 साल, और फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुई 95 में, जी असेंबली की इलेक्शन 96 में हुई, और फिर दोबारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई। जी फिर दोबारा इलेक्शन 2002 में हुई, और मुफ्ती सैयद और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जी आपको याद होगा। उसके बाद फिर इलेक्शंस होती रही, फिर उमर अब्दुल्ला और फिर महबूबा मुफ्ती जी आए। तो शुरू शुरू में पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पहले थी, उसमें कुछ डिसीजन हुए, मैं समझता हूँ। पुलिस ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आती है, और उस तरह का फ्री हैंड नहीं होता है, वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन गवर्नर रूल में तो पुलिस को ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। 90s में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, जी लेकिन 95 तक गवर्नर रूल रहा। बट पुलिस जो है, इस तरह की जंग के लिए ये एक कोवर्ट वॉर है। करेक्ट जो कश्मीर में आपने देखा, ये छोटी मोटी वारदात नहीं है, बिल्कुल ये सर। पाकिस्तान ने एक जंग छेड़ी है, जिसको कोवर्ट वॉर मैं कहूंगा। और इस जैसी बड़े सुनामी के लिए कोई भी दुनिया की पुलिस तैयार ही नहीं होती। हमारे पास 303 राइफल थी, टेररिस्टों के पास AK-47 थी, हमारे पास दकियानूसी वायरलेस सेट होता था, जिससे दुनिया को पता चल सुनाई देता था, आपका मैसेज नहीं पहुंचता था, साइफर नहीं होता था। टेररिस्टों के पास उस जमाने में नोकिया के मोबाइल वायरलेस सेट्स होते थे, जापानीज, मेड इन जापान। तो वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे, क्योंकि पाकिस्तान ऑफ द शेल्फ डॉलर पाकिस्तान के पास आ रहे थे जी अमेरिका से, वो ऑफ द शेल्फ खरीद के टेररिस्टों को देते थे। JNK पुलिस के पास ना इतनी स्ट्रेंथ थी, ना ट्रेनिंग थी, ना वेपन थे, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, BP जैकेट्स नहीं थी, अच्छे हथियार नहीं थे, कम्युनिकेशन सेटअप नहीं था। तो और ऐसी जंग के लिए पुलिस तैयार ही नहीं होती है। पुलिस का मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, मर्डर को हल करना, करेक्ट सर। आपके घर में चोरी हुई है उसका नकब को निकालना, अब रिकवरी करना। असली हमारी ट्रेनिंग इस चीज के लिए होती है। टेररिज्म लड़ने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होती। ये कोई भी इंडिया की पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। हाँ, आज जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से ऐसी जंग के लिए, जो पाकिस्तान ने जो जिहाद छेड़ दिया है, इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन अकेले JNK पुलिस, फिर मैं ये कहूंगा, इसके पीछे एक पूरा देश है, ये बात आपको समझनी चाहिए। अकेली JNK पुलिस इसका मुकाबला नहीं कर सकती, आपको बैकअप चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का। करेक्ट सर। इसलिए अभी होम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिपील फेज्ड मैनर से करेंगे। विड्रॉ करेंगे। मैं समझता हूं उनको बड़ा केयरफुली इस पे चलना चाहिए, कॉशियसली। पाकिस्तान आज डाउन है, आज उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, वहां लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, जी सर। इकोनॉमिकली डूब गया है पाकिस्तान। बट उसकी नीयत में तब्दीली नहीं आई। जो राइट पाकिस्तान का डीप स्टेट है, उसकी नीयत आज भी वैसी है। अगर कल उनको दोबारा डॉलर मिले, वो आपको फिर वैसा ही बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। राइट सर, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी ही है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि अभी AFSPA पे जो आया है होम मिनिस्ट्री का, तो दे शुड ट्रेड कॉशियसली। सर जब अजहर मसूद को रिलीज किया गया था कोट बलवाल से, सर आप उस टाइम वो ओवरसी कर रहे थे, सर उस टाइम क्या कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट था? बिकॉज JK पुलिस वाज, जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि उस टाइम पे लॉजिस्टिकली इतने इक्विप्ड नहीं थे जितने कि आज हैं। उस टाइम पे इतनी मशक्कत के बाद एक
ड्रेडेड टेररिस्ट को जेल लाके रखा था और उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेड किया वो इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करके। सर उस टाइम कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, थिंकिंग की सिक्योरिटी ऑफ पीपल एट वन साइड एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन ऑन द अदर साइड? बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट टाइम वो था, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए आदेश था जिसके लिए मन नहीं मानता था, और मैं जानता था कि ये आदमी बाहर जाएगा, ये सैकड़ों नहीं हजारों को मारने की कोशिश करेगा, और वो उसने किया। सर। आपने देखा उसी के ग्रुप ने पार्लियामेंट अटैक प्लान किया, उसी के ग्रुप ने JNK की असेंबली का अटैक किया, उसी के ग्रुप ने अभी मुंबई लश्कर ने किया, उसी के ग्रुप ने ये जो पुलवामा अटैक करवाया। इस तरह के बहुत सारे, मैं कितने अटैक गिनूं उनके, तो हजारों में नंबर जाता है। उसने कितने बड़े बड़े हादसे किए। तो इसीलिए मैं बार बार उस वक्त कह रहा था कि इसको छोड़ना जो है वो ठीक नहीं है, अपने पुलिस चीफ जो भी थे उस वक्त। लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो फैसला दिल्ली से हुआ था, और उस वक्त आपने देखा जब हाईजैकिंग हुई थी इंडियन एयरलाइन 184 शायद उसका IC 184, उसका आपने देखा कंट्री में किस तरह से माहौल था, बवाल था। वो लोग जो हाईजैक प्लेन में थे, उनके रिश्तेदार किस तरह से यहाँ पूरे देश में बवाल कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट मजबूर हो गई, और वो दैट वाज द लोएस्ट, मेरा ये मानना है, देश के लिए सबसे लोएस्ट वो मोमेंट थी। उस वक्त भारत की अस्मिता, भारत की जो प्रेस्टीज है, वो सबसे लोएस्ट गई, और उन 4 टेररिस्टों को छोड़ना पड़ा। और वो बहुत, मैं समझता हूँ, भारत के लिए एक शर्मसार मोमेंट थी वो। उसमें ये आजर मसूद था, मुझे इसको कोट बलवाल जेल से लेकर जाना पड़ा, और स्पेशल प्लेन जिसको उस वक्त के RAW चीफ जो थे वो लेकर आए थे, उनके हवाले करना था। तो मैंने किया, लेकिन बहुत दुख के साथ किया। सर कहीं ना कहीं उस वर्दी के पीछे लोग भूल जाते हैं कि इमोशंस भी होती हैं, बट यू हैव सीन इट ऑल सर, यू हैव सीन कश्मीर व्हेन इट वाज एट इट्स पीक ऑफ टेररिज्म, और आपने कश्मीर तब भी देखा जब 370 हटा वहां से, और बहुत पीसफुली, आई मीन आम नागरिक के लिए बहुत पीसफुल प्रोसेस था। तो सर तब से आज तक क्या हालात कितने बदले हैं? 370 का क्या वाकई में कश्मीर को फायदा हुआ है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, या कि जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो नंबर्स रिलीज होती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, तो उसमें और ग्राउंड रियलिटी में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, हालात में तो बहुत तब्दीली है। अगर आप 1990 से कंपेयर करें तो आज कुछ भी नहीं हो रहा है उसके मुकाबले में। 90s में जो सिचुएशन थी, लगता था कश्मीर चला गया, इस तरह की सिचुएशन थी। और 370 हटना, मैं समझता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट थी, और ये मोदी सरकार की एक बड़ी, बहुत अहम फैसला था। और इसका जो इमोशनल इंटीग्रेशन भारत से कश्मीर का इसके हटने से हुआ, क्योंकि उनको हमेशा ये लोगों को ये तासुरात दिया जाता था कि आप डिफरेंट हो इंडिया से। 370 वो इमोशन था। 370 हटने से आज कश्मीरी फील करता है कि मैं भी भारत का बराबर का हिस्सेदार हूं, विकसित भारत का मैं विकसित कश्मीर का हिस्सा हूं। मैं भी इसका, ये जो सफर है भारत का कि एक डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक, 2247 तक, उसका मैं भी हिस्सा बनना चाहता हूं। तो
दैट इज व्हाट कश्मीर के 370 हटने का इम्पैक्ट। सर एक आखिरी सवाल, कश्मीर में जैसा ये टेररिस्ट को तो आर्मी एंड जेके पुलिस इज टेकिंग केयर ऑफ देम, बट ये जो आइडियोलॉजी है, अभी 2 दिन पहले हम जब दिल्ली से यहाँ जम्मू आ रहे थे, हमने वहाँ कश्मीर का एक ट्रक देखा जिसपे देवर ग्लोरीफाइंग बुरहान वानी। वो आइडियोलॉजी अभी भी है। आप लोगों को तो मार सकते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को कैसे कर्ब कर सकते हैं? बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस आई बिलीव फॉर द गवर्नमेंट एंड इवन फॉर द सिविल सोसाइटी फॉर दैट मैटर। हमारे गांव का सबसे बड़ा कमांडर था, आप भी जानता, दुनिया जानता, बुरहान वानी। सर इसको कैसे डील किया जाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आइडियोलॉजी को कैसे डील किया जाए, ये एक बहुत गहरा सवाल है, और इसमें मैं समझता हूँ सिर्फ भारत की सरकार को, सभी स्टेट गवर्नमेंटों की सरकार को ही नहीं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के बुद्धिजीवी हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए। ये मेरा मानना। आज भी भारत में बहुत सारे मदरसाज हैं जो आपके और मेरे और हर भारतीय के टैक्स से चलते हैं। जी सर। आपको मालूम होगा बहुत जी सर। सारे मदरसास को जी फंडिंग सर। होती है गवर्नमेंट, जी सर। और उनको, उनके जो टीचर हैं उनकी पेमेंट होती है, और आपके और हमारे सबके टैक्स से उनको पढ़ाया जाता है। वो आइडियोलॉजी कि जो भारत के खिलाफ है, जो भारत को तोड़ना चाहती है, जो उनको सिखाती है कि आप डिफरेंट हो और काफिर डिफरेंट है, उसके लिए नफरत सिखाती है। मैं समझता हूं ये चीजें आज भी भारत में चलती हैं, और इनको कैसे डील करना है। आपने देखा किस तरह से एक बहुत सीनियर मुस्लिम स्कॉलर, एक बड़े लीडर हैं जिन्होंने फतवा निकाला किसके बारे में, गजबाए हिंद। ये भारत में हमारे लोगों में से एक इस्लामिक लीडर ऐसा फतवा निकालते हैं, तो ये कितनी डैमेजिंग है, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ। तो मैं समझता हूं हम सबको इस पर मिलकर विचार करना चाहिए। क्या ऐसी आइडियोलॉजी भारत को आगे ले जाएगी या इसके और टुकड़े करेगी? तो इस पर मैं सभी मुस्लिम स्कॉलर्स को भी, मुस्लिम भाई बंधुओं को भी कहूंगा कि वो इसको ध्यान से समझें कि क्या वो अपना देश इस तरह से चाहते हैं, और सरकारों को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका, इमैनुअल मैक्रोन। मिस्टर मैक्रोन, उन्होंने कुछ कदम अपनी कंट्री में लिए हैं जी सर। कि बाहर से फंडिंग नहीं आनी चाहिए, बाहर से गलत किस्म के मौलवी नहीं आने चाहिए पढ़ाने के लिए। तो जो फ्रांस की वैल्यू सिस्टम है उसके खिलाफ अगर कोई प्रीच करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं वो चीज एप्लीकेबल इंडिया के लिए भी है, और इंडिया के लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए। सर अभी जो जेएनके की, जैसे आपने बताया कि सुधार बहुत है, क्योंकि आपने वो पीरियड भी देखा है और आपने ये पीरियड भी देखा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 30 सितंबर तक जेएनके स्टेट इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो सर क्या जब अगर स्टेट इलेक्शंस होंगे उसके बाद क्या जेएनके वापस उसी स्थिति में जाएगा कि आपको लगता है कि इस पूरे वाकये से यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने सबक लिया होगा और वो जेएनके को प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाएंगे? मैं समझता हूँ इलेक्शन होनी चाहिए, अच्छी बात है इलेक्शन। पब्लिक, इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम है और पब्लिक को अपने रिप्रेजेंटेटिव मिलने चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पर आप नहीं छोड़ सकते। उन पर आपको कोई काम है, आप ब्यूरोक्रेट्स को अप्रोच ही नहीं कर सकते, अपने एमएलए को पकड़ सकते हो। करेक्ट सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकल गवर्नमेंट जो आने वाली है आगे, उसको बड़ा ध्यान से चलना चाहिए और दोबारा वही गलतियां नहीं करनी चाहिए जो पिछली गवर्नमेंट्स ने की, और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को और ये जो
आइडियोलॉजी आप बात कर रही हैं, इसको प्रमोट किया, वो चीजें आगे जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी कदम जो लेने हैं, वो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको नहीं होने देगी। उसके लिए जो कदम उनको लेने होंगे वो जरूर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस द टाइम। एंड आप सब ने सुना सर से कि JNK की जो बदलती तस्वीर है वो आज, पहले पीक ऑफ टेररिज्म में क्या था और आज क्या है, लेकिन बात अभी भी आइडियोलॉजी की है। हम लोग लोगों को तो मार सकते हैं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मार सकते हैं। और जैसा सर ने कहा कि सिर्फ ये गवर्नमेंट्स का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सिविल सोसाइटी का भी काम है कि उस आइडियोलॉजी को अपने देश प्रेम से हम खत्म जरूर कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।